रमजान का समय सियासत के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होता है। इफ्तार पार्टी के माध्यम से सियासी समीकरण साधे जाते हैं और संदेश दिया जाता है कि कौन किसके साथ खड़ा है। बिहार में चुनाव है और इफ्तार पार्टी खत्म हो गया है। राजद के इफ्तार में कांग्रेस नेता नहीं पहुंची। जदयू के इफ्तार का मुस्लिमों ने विरोध कर दिया क्योंकि जदयू भाजपा के साथ है। इफ्तार तो खत्म हो गया लेकिन सियासत की ईद अभी बाकी ही है। हम उस ईद की बात कर रहे हैं जिसका चांद शायद अक्टूबर या नवंबर में देखने को मिलेगा। वो ईद जिसके लिए अभी से नेताओं का रोजा शुरू हो गया है। इफ्तार के आयोजनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे बिहार में सभी पार्टियों को अचानक मुस्लिमों की याद आ गई। कांग्रेस और राजद तो मुस्लिम वोटरों को अपने पास बुला ही रही है। भाजपा भी सौगात मोदी कार्यक्रम के तहत मुसलमान वोटर के साथ संपर्क में है। पार्टी के अधिकारी मस्जिदों और मोहल्लों में जाकर सीधा संपर्क कर रहे हैं। खाने पीने के सामान वाले किट दे रहे हैं। चिराग पासवान भी मुसलमान को लेकर बयान दे रहे हैं। इधर लालू यादव ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। अच्छा बड़ा कार्यक्रम हुआ। साफ दिख रहा है कि राजद किसी भी कीमत पर मुस्लिम मतदाताओं को छिटकने नहीं देना चाहती। लेकिन कल यानी 25 मार्च को यानी इफ्तार आयोजन के ठीक दूसरे दिन राहुल गांधी ने बिहार के संबंध में 2 बैठकें की। पहली बैठक दिल्ली में हुई जिसमें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा लवरू के अलावा बिहार कांग्रेस के लगभग सभी विधायक, विधान पार्षद और सांसद उपस्थित थे। दूसरी बैठक तो बिहार में हुई जिसमें कुछ अधिकारी एक दिन में यानी कुल मिलाकर 2 बैठक और इधर राहुल गांधी की यह तीसरी बिहार यात्रा। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में मुस्लिम मतदाताओं पर भी फोकस किए जाने पर सहमति बनी है। लेकिन सवाल है कि बिहार के मुस्लिम इस बार किसके साथ जाएंगे? एक्टिव हो रही है कांग्रेस के साथ, एमवाई समीकरण वाले राजद के साथ या फिर किसी तीसरे विकल्प, किसी तीसरे मोर्चे के साथ? मुस्लिम मतदाता शुरुआत में कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं लेकिन पिछले कुछ सालों में राजद उन्हें अपने पाले में करने में कामयाब रही। किसे वोट करेंगे बिहार के मुसलमान? किसे मिलेगी चुनावी ईद और कौन बनेगा मुस्लिम मतदाताओं का रहनुमा? इसी सवाल का आज हम ढूंढेंगे जवाब और बताएंगे आपको कि बिहार में कितने प्रभाव रखते हैं मुस्लिम वोटर और क्या उन्हें अपने पाले में किए बिना चुनाव नहीं जीत सकता है महागठबंधन। नमस्कार, मेरा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की हर राजनीतिक घटनाक्रम को विस्तार से समझने वाला हमारा विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। पहली बात कि बिहार के मुस्लिम भाजपा या भाजपा के सहयोगी पार्टियों के साथ नजर नहीं आ रहे या यूं कहें कि उनके साथ नहीं जाएंगे। वे वोट करेंगे महागठबंधन को, यानी जहां कांग्रेस के कैंडिडेट हों वहां कांग्रेस को, जहां राजद के कैंडिडेट हो वहां राजद को, जहां सीपीआई या दूसरी सहयोगी पार्टी हो वहां उन्हें वोट जाएगा। इस लिहाज से तो कांग्रेस और राजद के बीच कोई कंपटीशन है ही नहीं या फिर कंपटीशन दिखता ही नहीं। लेकिन राजनीति इतनी सीधी खीर ही नहीं होती बंधु। दरअसल कांग्रेस बिहार में अपना विस्तार देख रही है और यह विस्तार मुस्लिम मतदाताओं के बिना नहीं हो सकता, इसलिए कि मुस्लिम कांग्रेस के पारंपरिक वोटर, ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं और कांग्रेस उन्हें वापस बुलाना चाहती है। राजद के नाम पर नहीं, कांग्रेस को अपने नाम पर मुसलमानों का वोट चाहिए ताकि बाद की राजनीति में भी मुस्लिम कांग्रेस के वोटर ही कहलाएं। इसका दूरगामी प्रभाव होगा। लेकिन राजद मुस्लिमों को अपने साथ इंटैक्ट रखना चाहता है। साथ ही अगर सीट बंटवारे के समय बात नहीं बनती है तो फिर यह अहम हो जाएगा कि मुस्लिम किसके साथ हो। इसलिए राजद और कांग्रेस एक साथ होते हुए भी मुस्लिम वोटरों के लिए रस्साकस्सी का खेल खेल रहे हैं। यही लड़ाई है और यही कहानी भी। मुस्लिम वोटरों के बारे में खास बात है कि वे एकजुट होकर एक ही पैटर्न पर वोट करते हैं, यानी बाकी समुदायों की तरह उनमें बिखराव देखने को नहीं मिलता। 2023 की बिहार जातीय जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें मुस्लिम आबादी 17.7% यानी लगभग 2.3 करोड़ के आसपास है। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना यानी कि जिस जनगणना में 16.87% से थोड़ा अधिक बताया गया है, जो मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है। बिहार के 38 जिलों में से कई ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है।
जैसे किशनगंज में 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 42% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। ये जिले सीमांचल क्षेत्र में आते हैं जो मुस्लिम बहुल इलाकों का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा दरभंगा में 22%, मधुबनी में 18% और सीवान में 18% मुस्लिमों की संख्या है। यानी कुल 7 से 8 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम हार जीत को प्रभावित करते हैं या फिर कर सकते हैं। अगर हम सीटों की बात करें तो 243 में से कम 36 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। हम आपको इन सभी सीटों के नाम भी बता देते हैं। सीमांचल क्षेत्र की सीटें हैं किशनगंज, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचा धामन, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, पूर्णिया, कटिहार और बलरामपुर। मिथिलांचल क्षेत्र की मुस्लिम बहुल सीटों के बारे में भी बात कर लेते हैं जल्दी से। दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा शहरी, जाले, मधुबनी और बिस्फी। मगध क्षेत्र में सिवान, गोपालगंज, औरंगाबाद, पटना साहिब, फुलवारी शरीफ आदि सीटों में मुस्लिम प्रभाव अच्छा खासा है। इसके अलावा चंपारण एरिया में ढाका, नरकटियागंज और रक्सौल ऐसी सीटें हैं जिनमें मुस्लिमों की आबादी 15 से 65% तक है। बिहार की 32 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है। बिहार में मुस्लिम वोटों का इतिहास देखें तो पहले यह कांग्रेस के साथ था। 1980 और 1990 के दशक में कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय का बड़ा समर्थन हासिल था, लेकिन 1990 में लालू प्रसाद यादव के उदय और मंडल आयोग के बाद आरजेडी ने यादव मुस्लिम यानी एमवाई समीकरण बनाकर इस वोट बैंक को अपने पाले में कर लिया। हम आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 65 से 70% मुस्लिम वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 10 से 15% मुस्लिमों ने वोट किया था। जेडीयू को 5 से 10% और भाजपा को 2 से 3% मुस्लिम वोट मिले थे। यह आंकड़ा सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे में आया था। लगभग यही आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। यानी अभी के समय में बिहार में मुस्लिमों की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस नहीं है बल्कि राजद है। कांग्रेस तो बहुत पीछे है, भाजपा और जदयू तो कहीं रेस में है ही नहीं। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा? आंकड़े बदल सकते हैं और सब कुछ इस बार निर्भर करता है कांग्रेस के विस्तारवादी नीति पर। अगर कांग्रेस को इस बार वाकई 70 सीटें चाहिए तो उन्हें मुस्लिम वोटरों को लामबंद करना होगा। राजद को यह स्वीकार करने पर मजबूर करना होगा कि राज्य के मुस्लिम सिर्फ राजद के साथ नहीं है बल्कि मुस्लिमों का एक बड़ा जत्था कांग्रेस के साथ भी लामबंद है। इस बार प्रशांत किशोर का एंगल नया है। वे पिछले चुनाव में नहीं थे, इसलिए अब पता ठीक नहीं है कि उन्हें कौन वोट करेगा या उनका वोट बैंक क्या है। इसलिए यह अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि मुस्लिम उन्हें कितना वोट करेंगे। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा अनुमान है कि मुस्लिमों का वोट प्रतिशत या वोट प्रशांत किशोर को न के बराबर जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर एकजुट होकर ही वोट करते हैं, ऐसा ट्रेंड रहा है। प्रशांत किशोर की जाति और भाजपा समर्थक होने का आरोप उन्हें मुस्लिम वोटरों से दूर ही रखेगा। एक और नाम एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी का है, जो निश्चित रूप से प्रभाव रखते हैं और कुछ सीटों पर कांग्रेस और राजद का गेम खराब करने का हुनर भी जानते हैं। हालांकि वोटिंग प्रतिशत में उनका कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं हो सकेगा, क्योंकि वे 2 से 4 सीटों पर ही कैंडिडेट देंगे, ऐसी जानकारी छनकर आ रही है। लेकिन जिस पर देंगे, जिस सीट पर भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे, उस पर महागठबंधन के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जो लोग ओवैसी को हल्के में ले रहे हैं उन्हें मैं याद दिला दूं कि कुछ साल पहले बिहार चुनाव में अचानक एंट्री कर उन्होंने 1 या 2 सीट जीती थी और सबको चौंका दिया था। हम ओवैसी का राजनीति और बिहार में उनकी संभावनाओं पर एक विस्तृत वीडियो जल्द ही आपके बीच लेकर आएंगे। फिलहाल हम बिहार के मुस्लिम मतदाताओं पर बात कर रहे हैं। यानी कुल जमा बात ये रही कि बिहार की राजनीति में इस बार मुस्लिम बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। वे महागठबंधन यानी यूं कहें कि इंडिया या फिर यूपीए, जिसको पहले यूपीए कहा जाता था, उन्हीं के साथ हैं। लेकिन राजद और कांग्रेस के बीच टसल मुस्लिम वोटरों को लेकर चल रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर इस बार 50 सीटों पर भी लड़ती है तो वे 25% मुस्लिम वोट को अपने पाले में कर पाने में कामयाब हो जाएगी। यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। राजद का मुस्लिम वोट प्रतिशत कम हो सकता है, हालांकि सबसे बड़ा मुस्लिम वोट उन्हें ही मिलेगा। बाकी सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सीट बंटवारे में कांग्रेस को कितनी और कौन कौन सी सीटें मिलती हैं। अगर सीमांचल की सीटें कांग्रेस को मिलती हैं तो कांग्रेस के लिए यह रिवाइवल का एक अच्छा मौका हो सकता है। अभी राज्य में मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के बयान, कार्यक्रम और रैलियां आयोजित होंगी।
लेकिन मेरे हिसाब से वे तय कर चुके हैं कि किस तरह वोट करना है। सिर्फ ये तय करना है कि वे कांग्रेस या राजद में से कौन सा विकल्प चुनेंगे अगर इन केस दोनों ही पार्टियां यानी कांग्रेस और राजद अलग अलग चुनाव लड़ती है तब। लेकिन जब साथ में चुनाव लड़ेंगे, जब सीट बंटवारे के बाद जब तमाम मुश्किलें, तमाम चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगी, तो निश्चित तौर पे जिस सीट पर राजद के कैंडिडेट होंगे उस सीट पर मुस्लिम राजद को वोट करेंगे और जिस सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे उस सीट पर निश्चित तौर पर मुस्लिम जो है वो कैंडिडेट कांग्रेस कैंडिडेट को वोट करेंगे। तो बिहार के मुस्लिम आधारित राजनीति जो है वो अब शुरू हो गई है। इफ्तार का आयोजन हो रहा था और इसके बाद तमाम तरह के नेता जो है लगातार इस पर बयान दे रहे थे। कहा तो यह भी गया कि नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में मुस्लिमों ने या मुस्लिम नेताओं ने बहिष्कार कर दिया उस इफ्तार पार्टी का। यह भी कहा गया कि लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के नेता ही नहीं पहुंचे। तो बिहार की सियासत में इफ्तार पार्टी का भी, होली मिलन समारोह का भी अपना एक खास महत्व है और इस महत्व का या यूं कहें कि इसकी महत्ता जो है वो चुनाव के दौरान ही पता चलती है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार राजद और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? सीट बंटवारे में अगर कोई क्लैशेस नहीं हुए तो, अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही कि कांग्रेस के पास होंगे मुस्लिम मतदाता या फिर राजद के पास। मुस्लिम फिर किसे वोट करेंगे? आप हमें लिखकर नीचे बताइए। आप देख रहे थे फूड पिलर बिहार, हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे नीरज और खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी विवेक आर्यन ने। शुक्रिया।